यह एक मोटिवेशनल हार्ट टचिंग स्टोरी है। प्लीज़ एक बार पूरी अवश्य सुनना और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बरामदे के एक कोने में बैठे अविनाश बाबू अखबार पर नज़र दौड़ा रहे थे। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। एक समय बाद शहर के नामी हाई स्कूल के प्रधानाचार्य थे। आज वह 70 के करीब पहुंच चुके एक बुजुर्ग हैं। डायबिटीज़ की वजह से इन दिनों शरीर भी थोड़ा कमज़ोर रहने लगा है। अंदर से बेटे मनीष और बहू तन्या की आवाज़ें आ रही थी। तन्या कह रही थे, अपने पिताजी को थोड़ा समझाइए ना। रोज़ सुबह इतने महंगे फल और ओट्स खिलाने लगेंगे तो हमारा बजट बिगड़ जाएगा। वैसे भी बूढ़े इंसान को इतने पौष्टिक खाने की क्या ज़रूरत है। दोपहर रात जो मिल रहा है उसी से तो काम चल जाना चाहिए। मनीष धीमे स्वर में बोला, अरे पिताजी को शुगर है, डॉक्टर साहब ने कहा है। डॉक्टर तो बहुत कुछ कहते हैं, अपनी जेब से भी तो देखनी होगी। अगले महीने मिमी की स्कूल है, फीस बढ़ेगी। हम लोग कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में खाने तक नहीं जा पाते और इन्हें तो जैसे राजसी ठाट चाहिए। तन्या की आवाज़ तीखी हो गई। अविनाश बाबू ने एक लंबी सांस ली। उन्हें अपनी पत्नी पारुल की याद आ गई। पारुल जब तक जिंदा थी शुगर की डाइट का कितना ध्यान रखती थी, कितने प्यार से अलग अलग व्यंजन बनाकर खिलाती थी। और आज सुबह की चाय तक उपेक्षा के साथ मिलती है। एक कप की चाय और 2 सस्ते बिस्कुट। अगली सुबह अविनाश बाबू ने तन्या से कहा, बहू आज सुबह थोड़ा सूजी का हलवा बना दो, बहुत भूख लगी है। तन्या ने रसोई से बिना मुड़े कहा, सूजी बनाने में जितना समय मेरे पास नहीं है बाबूजी। घर में मुरमुरा रखा है, पानी में भिगोकर खा लीजिए। और हाँ, आपकी शुगर की महंगी दवाइयाँ भी अब थोड़ा संभाल कर खाइएगा। हर महीने 4000 रुपये सिर्फ उसी में चले जाते हैं। हमारी भी तो अपनी ज़िंदगी है या नहीं। अविनाश बाबू शांत नज़रों से बहू की ओर देखते रहे। उन्होंने कोई बहस नहीं की, बस मन ही मन एक कठोर निर्णय ले लिया। 4 दिन बाद रविवार की सुबह मनीष एक फाइल लेकर अविनाश बाबू के कमरे में आया। बहुत नरम आवाज़ में बोला, पिताजी एक बात कहनी थी। अविनाश बाबू ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, हाँ बेटा बोल। असल में तन्या कह रही थी कि मिमी के भविष्य के लिए बड़ा निवेश करना ज़रूरी है और मेरे बिजनेस के लिए भी एक बड़े लोन की ज़रूरत है। बैंक वालों ने कहा है कि शहर के बीचों बीच जो 3 कट्टा ज़मीन और यह 2 मंजिला मकान आपके नाम पर है, अगर वह मेरे नाम पर ट्रांसफ़र हो जाए तो लोन आसानी से मिल जाएगा। अगर इस हफ्ते ही कागजों पर साइन हो जाएं तो अच्छा रहेगा। मनीष उम्मीद भरे स्वर में बोला। अविनाश बाबू कुछ देर चुप रहे, फिर अलमारी से चाबियों का गुच्छा और कुछ कानूनी कागज निकालकर मेज पर रख दिए। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, मनीष मैं यह घर और ज़मीन तुम्हारे नाम नहीं करूँगा। पीछे से तन्या कमरे में आ रही थी। यह सुनते ही उसका चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से में बोली, मतलब आप अपने बेटे और पोती का भला नहीं चाहते? इस बुढ़ापे में संपत्ति पकड़कर क्या करेंगे? स्वर्ग में साथ ले जाएंगे क्या? अविनाश बाबू हल्के से मुस्कुराए और बोले, नहीं बहू, स्वर्ग में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन इस धरती पर सम्मान के साथ जीने के लिए इसकी ज़रूरत है। मैं पहले ही एक वृद्धा आश्रम ट्रस्ट से बात कर चुका हूँ। इस 2 मंजिला मकान के ऊपर वाली मंजिल में मैं अगले हफ्ते एक सज्जन को अच्छे किराए पर दे रहा हूँ और नीचे के 2 कमरे मैं अपने लिए रखूँगा। बाकी हिस्से में तुम लोग रहना चाहो तो हर महीने 15,000 रुपये किराया देकर रह सकते हो, वरना अपने रहने की दूसरी व्यवस्था कर लो। मनीष और तन्या जैसे आसमान से गिर पड़े। मनीष हकलाते हुए बोला, पिताजी आप अपने बेटे से किराया लेंगे? हाँ लूँगा, अविनाश बाबू ने दृढ़ स्वर में कहा, क्योंकि तुम लोग मुझे
पिता नहीं बल्कि खर्च का बोझ समझते हो। इस घर के किराए से मेरे शुगर के फल, ओट्स, महंगी दवाइयाँ और एक रसोइये का खर्च आराम से चल जाएगा। मैं अब तुम लोगों पर एक पैसे का भी बोझ नहीं बनना चाहता। अपनी कमाई हुई संपत्ति पर सिर ऊंचा करके जीने का अधिकार है मुझे भी। कन्या और मनीष स्तब्ध खड़े रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमेशा शांत रहने वाले रिटायर्ड हेडमास्टर साहब बुढ़ापे में ऐसा कदम उठाएंगे। दरअसल सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। पेड़ चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, उसकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक होती हैं। आत्मसम्मान और अधिकार कभी उम्र के आगे हार नहीं मानते। जो लोग माता पिता के त्याग को उनकी कमजोरी समझते हैं, समय आने पर उन्हें उसका उचित उत्तर अवश्य मिलता है। अपने अधिकार को समझना कोई अपराध नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक है। तो आप सभी को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।